जय मंडल, जय भीम, जय श्रमदान, जय जोहार। अ, साथियों, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आर्मी। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आज आप सभी के बीच में लाइव हूँ। साथियों, कुछ सवाल और आप लोगों के जो है कन्फ्यूजन है, मैं तमाम विषयों पर जो अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूँ उनको लेकर के, तो मैं उनको क्लियर करने के लिए और कुछ अनुभव साझा करने के लिए मंडल संकल्प यात्रा जो है उस विषय में बात करने के लिए आप सबके बीच हूँ। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी के प्रयास से हमारा यूट्यूब चैनल 3000 तक पहुंच गया है और आप सभी से अपील है कि मेरे ट्विटर को लगभग 6 महीने से सस्पेंड किया हुआ है और फेसबुक की भी रीच को डाउन कर दिया, यूट्यूब की भी रीच को डाउन कर दिया है। लेकिन आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो बहुत जल्द ये चैनल 10,000 20,000 सब्सक्राइबर और लाखों व्यूअर्स में पहुंच जाएगा, ताकि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं मंडल संकल्प यात्रा का, वो पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचे। तो इसके लिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करें और साथियों से अपील करें कि वो जुड़ जाएं इससे। चलिए साथियों, सबसे पहले तो जो मंडल संकल्प यात्रा है, अभी मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ये कहाँ से अगला चरण है और कितने दिन के लिए, उसके बाद आगे विस्तार से क्रम बाई क्रम बात होगी। आत्मसम्मान मंडल संकल्प अधिकार यात्रा, मंडल यात्रा जो राजस्थान में, अभी बिहार और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में है, पहला चरण हो गया है प्रथम 5 जिलों में जो था। अब दूसरा चरण जो है, हमने राजस्थान की यात्रा को शॉर्ट किया हुआ है। वैसे तो ये यात्रा 28 अप्रैल तक चलनी थी, लेकिन अब ये यात्रा 1 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। 21 जिलों में कार्यक्रम करना था, अब हमने 5 जिलों का जो था वो किया है और 16 जिले भी बाकी हैं। तो 16 जिलों में हम सिर्फ एक दिन एक जिले में कार्यक्रम करेंगे और कंटिन्यू 17 मार्च से शुरू करेंगे। 1 अप्रैल को 16 जिले का कार्यक्रम, 17 मार्च को हम भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत करेंगे दूसरे चरण की, और 1 अप्रैल को श्री गंगानगर में इसका समापन हो जाएगा। उसके बाद यात्रा उत्तर प्रदेश आएगी। हरियाणा का कार्यक्रम अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है, यात्रा को शॉर्ट किया है और हरियाणा के कार्यक्रम को पोस्टपोन किया। उसके पीछे का कारण आप समझते हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है, अर्थ की कमी है, हमारे पास उतना फंड नहीं है। हम 16 अगस्त 2021 से लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं यात्राओं का, और ये हमारी तीसरी यात्रा है आत्मसम्मान मंडल संकल्प अधिकार यात्रा, मंडल यात्रा, जो हमने 25 अगस्त 2022 को मोरहो मधेपुरा बिहार से शुरू की थी। उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश करते हुए अभी राजस्थान में है। तो खैर, अब हम आते हैं जो हमारा मुद्दा है। नंबर 1, कुछ साथी कहते हैं कि मैं बुद्धिजीवी साथी जो है, एलीट वर्ग है, मैं उससे सवाल क्यों करता हूँ। तो पहले तो एक बात मैं बड़ा क्लियर कर दूँ कि जैसे कि मैं खुद से ही क्लियर करता हूँ कि मैं अगर ओबीसी SC ST पसमानदा समाज के लिए काम कर रहा हूँ, उनके अधिकारों की बात कर रहा हूँ, जाति जनगणना को लेकर सवाल कर रहा हूँ, या आरक्षण को लेकर के, उनके शोषण को लेकर के सवाल कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो इस पूरी कम्युनिटी को, इस पूरी बहुसंख्यक कम्युनिटी को पूरा अधिकार है किसी भी कन्फ्यूजन पर, किसी भी विषय पर, किसी का समर्थन अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो उस पर, किसी का विरोध में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ तो उस पर मुझसे सवाल करने का पूरा हक है उसको, क्योंकि मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। अगर मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ तो समाज के जो लोग जो चिंतित हैं, जो फिक्रमंद हैं, आखिर वो क्यों ना मुझसे सवाल करें। जो मुझसे उम्मीद रखते हैं, आखिर क्यों ना मुझसे सवाल करें। उन्हें मुझसे सवाल करने का पूरा हक है, करना चाहिए। और जो भी साथी सवाल करते हैं मैं उनका जवाब देता हूँ। जो भी संसदीय भाषा में सवाल होते हैं एक तार्किक लहजे में, मैं उनको जवाब देता हूँ। ये मेरा फर्ज है।
ये मेरा कोई एहसान नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस क्षेत्र में काम नहीं कर रहा होता तो मेरा कोई फर्ज नहीं बनता, मुझसे आप कोई सवाल भी नहीं करता। मुझसे सवाल तो इसीलिए कर रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। चलिए, तो अब मैं आगे की बात करता हूँ। आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों पूछता हूँ और मैं इन पे सवाल क्यों खड़े करता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको जानकारी है कि हम लोग, हमारी पूरी टीम, जिसमें महावीर गुर्जर, शिवरतन सिंह, सुधीर पत्रकार, मैं अनुज सिंह विद्रोही और तमाम साथी हैं, वो लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं। लंबे समय से 16 अगस्त 2021 से जातिवाद जनगणना को लेकर काम कर रहे हैं और सीमित संसाधनों में, संसाधन हमारे पास नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास गाड़ियां नहीं है, बैकअप नहीं है, सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं। अब हम क्यों कहते हैं कि बुद्धिजीवी समाज को, बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए? निश्चित तौर पर आप खुद अपने दिमाग से सोच कर देखिए, अपने दिल से ये बात पूछ कर देखिए, क्या इन लोगों को, बहुजन मीडिया को, बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों को, क्या हमारी टीम का, मंडल यात्रा का, हमारी टीम के किसी मेंबर का व्यक्तिगत नहीं, इस पूरे अभियान का समर्थन नहीं करना चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए? आप खुद से सवाल पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। जो लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुझे ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो भी लोग जमीन पे काम कर रहे हैं उनको ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए मैं इनसे सवाल करता हूँ, इनको सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग जिनके फॉलोअर्स लाखों में होते हैं, तो ये जब किसी मुद्दे पर लगते हैं, और बहुजन समाज के जो विशेष रूप से बुद्धिजीवी और मीडिया जब किसी मुद्दे को दिखाती है और लिखते हैं इस पर ये लोग, तो लोगों तक वो चीज़ें पहुंचती हैं। और जो लोग ज़मीन पर काम करते हैं, मैं ही नहीं, जितने भी लोग ज़मीन पर काम करते हैं, उन सब के सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। अब मैं एक सवाल पे आता हूँ कि हमारे तमाम साथी कहते हैं कि सोशल मीडिया ही हमारी मीडिया है, हमारी ताकत है, हमारा हथियार है। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया भी हमारी मीडिया नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, हमारा हथियार नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही जागरूकता आएगी, जो ऐसा कहते हैं। मैं कहता हूँ नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया एक बूस्टर है। सोशल मीडिया उन लोगों को बूस्ट करती है या उन लोगों को मोटिवेट करती है जो पहले से मोटिवेट है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं हूँ, आप हैं, जो लोग जागरूक हैं, जो जातिवाद जनगणना के संबंध में जानते हैं, रुचि रखते हैं, जो आरक्षण के संबंध में जानते हैं, रुचि रखते हैं, सामाजिक न्याय के संबंध में जानते हैं, रुचि रखते हैं, सोशल मीडिया पर बहुजन बुद्धिजीवियों के द्वारा बनाए गए वीडियोज को सिर्फ वही लोग देखते हैं जो पहले से थोड़े बहुत मोटिवेट है या थोड़े बहुत जानकार हैं, और उन वीडियोज को वो लोग देख करके और अधिक मोटिवेट होते हैं। ये कहना उचित है। लेकिन अगर आप ये कहिएगा, जिसको सामाजिक न्याय का शाह नहीं पता है, जिसको कास्ट सेंसस के बारे में नहीं पता है, जिसको आरक्षण के बारे में नहीं पता है, वो इन वीडियोज को देख करके जागरूक होगा, मोटिवेट होगा, तो ये तो एक मजाक हुआ ना। वो देखेगा ही नहीं। क्यों देखेगा? जिसकी रुचि नहीं है वो गाने सुनेगा, खेसारी लाल यादव के गाने सुनेगा, निरहुआ के गाने सुनेगा, माता जी के भजन सुनेगा, तमाम सारी चीज़ें हैं, बॉलीवुड वाले गाने सुनेगा, साउथ के गाने सुनेगा, फिल्मों के गाने सुनेगा, या तमाम जो उसकी मनोरंजन वाली चीज़ें होंगी वो उसको देखेगा, सुनेगा। इस तरह के वीडियोज को बिल्कुल नहीं देखेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो ये चीज़ क्लियर है कि जो सोशल मीडिया है वो उन लोगों को मोटिवेट करती है जो पहले से जागरूक है, उनको और अधिक मोटिवेट करती है, नए लोगों को बिल्कुल भी जागरूक नहीं करती है। पहली बात। दूसरी बात, बहुजन मीडिया क्यों, सोशल मीडिया क्यों हमारी मीडिया नहीं है, इसमें एक और क्लियर कर देता हूँ। आप कहते होंगे कि तमाम लोग वायरल हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं।
क्या आप मुझे एक व्यक्ति का ऐसा नाम बता सकते हैं जो सोशल मीडिया पर जिसके लाखों सब्सक्राइबर हो गए हैं, यूट्यूब पर फॉलोअर्स हो गए हैं, उसके वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जो डोर टू डोर काम करते हैं मेरी तरह? मैं अकेला नहीं, और भी बहुत से लोग काम करते हैं। उनके बारे में तमाम लोग नहीं जानते। क्यों? उनके सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाता। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने हमारे समाज के सम्मानित बुद्धिजीवी जो हैं, इसीलिए ज़मीन पे सपोर्ट करने वालों को से भी डरते हैं कि कहीं ऐसा हो कि हमारा यूट्यूब ना उड़ जाए, हमारा फेसबुक ना उड़ जाए, हमारा ट्विटर ना उड़ जाए। जितने भी बुद्धिजीवी हैं अपने समाज के, पढ़े लिखे, फेमस हैं, आप उनको 6 महीने के लिए ज़मीन पर उतार दीजिए। वो इसी तरह डोर टू डोर जा कर के कार्यक्रम करें और उन वीडियोज़ को, पोस्ट्स को, फोटोज़ को सोशल मीडिया पे अपलोड करें। मैं गारंटी से कहता हूँ उनके भी ट्विटर उड़ा दिए जाएंगे, फेसबुक कंट्रोल कर दिया जाएगा, यूट्यूब कंट्रोल कर दिया जाएगा। ठीक है, उनसे जो बीजेपी आरएसएस है खतरा महसूस उतना नहीं करती है, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं या किसी सभा सेमिनार में जाकर बात रखते हैं, डोर टू डोर नहीं जाते हैं। सभा सेमिनार में वही लोग आते हैं जो पहले से थोड़े बहुत जागरूक होते हैं, और सोशल मीडिया पर भी वही लोग उनकी बात को सुनते हैं जो पहले से थोड़े जागरूक होते हैं, यानी कि नए लोगों को वो मोटिवेट नहीं करते हैं। आप इसका खुद सर्वे कर सकते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर इन चीज़ों को बोलता हूँ। ठीक है, हाँ, अगर ये लोग ज़मीन पे आ जाए तो निश्चित तौर पे जागरूकता बढ़ेगी और प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि पहले से लोग उनको जान रहे हैं दूसरे मीडिया के थ्रू, अच्छे अच्छे ये स्पीच देते हैं, तो लोग मोटिवेट होंगे, लोग उनको सुनना चाहेंगे। चलिए, अब दूसरी बात, मैं सवाल करता हूँ सभा सेमिनारों को लेकर के, आखिर मैं इन पर क्यों आपत्ति जताता हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं इनका एकदम से विरोधी हूँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं है। मैं इनका एकदम से विरोधी नहीं, लेकिन मैं इनका अंध समर्थक भी नहीं, क्योंकि मैं इनका समर्थन उतना ही करता हूँ जितना करना चाहिए। जो बंद कमरों वाली मीटिंग्स होती है, सेमिनार्स होते हैं होटल्स में, सभा सेमिनार वगैरह, जिनमें लाखों रुपया खर्च होता है, तो मैं इनका कितना विरोध करता हूँ, कितना इनको समर्थन करता हूँ। अगर किसी आंदोलन के लिए कोई रणनीति बनानी हो, किसी कार्यक्रम के लिए कोई रणनीति बनानी हो, कोई चर्चा पर चर्चा करनी हो, तो उस दरमियान 1, 2, 3 मीटिंग करना आवश्यक है, एक जगह बैठ करके रणनीति बनाने के लिए। लेकिन मैं केवल भाषण देने के लिए किए जाने वाले इन कार्यक्रमों के खिलाफ हूँ। मैं क्यों खिलाफ हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात, मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, या पटना के रविंद्रालय में, जो भी है रविंद्र भवन, उसमें, या लखनऊ में कहीं पर, या किसी भी शहर के अंदर ऐसा कोई कार्यक्रम है। अब आप कल्पना करिए, क्या उस कार्यक्रम में गांव देहात का किसान मजदूर जाएगा? क्योंकि उस कार्यक्रम में आने जाने के लिए 1000-2000 खर्च लगेगा। क्या उस कार्यक्रम में कोई ऐसा व्यक्ति जाएगा जो जागरूक ना हो, यानी कि जिसको बिल्कुल भी आरक्षण के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में, मंडल कमीशन के बारे में, संविधान के बारे में, जाति जनगणना के बारे में, या एक शब्द में कहा जाए अपने अधिकार के बारे में पता ही ना हो? क्या वो व्यक्ति कभी जाएगा? नहीं जाएगा। आप सोचिए, अब वहाँ कौन जाएगा? अधिकारी है, कर्मचारी है, या पहले से जागरूक संगठन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है। ऐसे कार्यक्रम में वही व्यक्ति जाएगा। ठीक है, तो सवाल ये है, तो वहाँ पर हमारे तमाम लोगों ने लाखों रुपया खर्च करके एक नया व्यक्ति कहाँ पर जोड़ा और कैसे जोड़ा? जब कोई एक नया व्यक्ति हमारे समाज का मूवमेंट के साथ नहीं जुड़ पा रहा है, वो जागरूक नहीं हो रहा है, एक नए व्यक्ति को हम जागरूक नहीं कर पा रहे हैं लाखों रुपया खर्च करके, तो क्या ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज के मूवमेंट को आगे ले जा पाएंगे? अब लाखों रुपया कैसे खर्च होता है मैं बता देता हूँ आपको। आप सोचिए कि आज के दौर में एक आप भवन लेते हैं कार्यक्रम के लिए, 200 सीट का, 100 सीट का, तो 15 से 20 हज़ार रुपया, नॉर्मल 10 हज़ार रुपया तो आराम से, जो भी लोकेशन होती है, कहीं कहीं लोकेशन के हिसाब से 30 हज़ार रुपया भी लग जाता होगा। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से मिलता है, जो सुविधाओं के हिसाब से। तो हम 20 हज़ार रुपया मान के चलें, ठीक है, 20 हज़ार रुपया खर्चा हॉल बुकिंग का, 5-6 घंटे से ज़्यादा का नहीं होता है, 4 घंटे ही होता है कहीं कहीं। ठीक है, उसके बाद
उस कार्यक्रम में 200 लोग आने हैं। अब 200 लोगों को वहाँ पर चाय नाश्ता दिया जाएगा ना एक टाइम। एक व्यक्ति का नॉर्मली खर्चा आप जोड़ोगे तो 100 रुपये तो आएगा एक व्यक्ति पर। चाय नाश्ता पानी मिला करके मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं 100 रुपये राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ। तो 100 रुपये एक व्यक्ति के नाश्ते के हिसाब से आप 200 लोगों का कितना खर्चा आ रहा है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये 200 लोगों का खर्चा आएगा, यानी कि 40,000 रुपया हो गया ये। उसके बाद 200 लोग जो कुछ बाहर से आएंगे, कुछ पास के भी होंगे, तो राउंड फिगर 200 लोगों का 1,000 रुपये खर्च जोड़ लो। कुछ लोग बाहर के होंगे, रुकेंगे भी आकर के, तो जो भी लोग आएंगे उनका जो एक्सपेंसेस होगा, जो भी खर्च होगा वो, क्योंकि वो उस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, तो उसी में जोड़ा जाएगा। यानी कि 200 लोगों का 1,000 रुपये एवरेज रखते हैं, किसी का 500 है, किसी का 1,000, किसी का 1,500, इस तरीके से 1,000 रुपये लेके चलते हैं। तो कितना हुआ 200 लोगों का? 2 लाख रुपया। यानी कि 200 लोगों के एक कार्यक्रम का 2,40,000 रुपया ये खर्च हो गया। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। आजकल जैसे किसी वक्ता को आप बुलाते हैं, जो लोग कार्यक्रम आयोजन करवा चुके हैं उनको जानकारी होगी इस बात की। जो वक्ता आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्लाइट का आने जाने का टिकट, टैक्सी और होटल का मैनेजमेंट से लेकर के सारा चीज़, यानी कि एक वक्ता अगर फ्लाइट टिकट वो वाला टिकट वाला ही है तो 25-30 हज़ार का पड़ गया, यानी कि 2,70,000। कुछ वक्ता ऐसे होते हैं जो 50-50 हज़ार मांगते हैं। कुछ वक्ता ऐसे होते हैं जो इस सब के अलावा टोकन मनी यानी कि आंदोलन निधि भी मांगते हैं, लेकिन वो किस तरह का आंदोलन करते हैं ये पता किसी को नहीं है। उनको खुद भी नहीं पता है कि वो कौन सा आंदोलन करते हैं। बस आंदोलन निधि के नाम पर 10,000, 15,000, 20,000 वो लेते हैं। ऐसे अगर 4-5 वक्ता बुला लिए तो 5 लाख का तो कार्यक्रम हो गया आपका 200 लोगों का। अब आप सोचिए कि उस 5 लाख के कार्यक्रम के अंदर 5 लाख आपने खर्च किया, एक राउंड फिगर उसका एक कार्यक्रम का खर्चा 5 लाख है। उस 5 लाख के कार्यक्रम के अंदर एक व्यक्ति आप ऐसा नहीं ला पाए जो अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ हो, जिसको वहाँ जागरूक किया गया हो, तो क्या फायदा ऐसे कार्यक्रम का? इसलिए मैं विरोधी हूँ। दूसरी बात, क्या उन 200 लोग जो आए उस कार्यक्रम में, 200 में से 2 लोग भी ऐसे थे जिन्होंने वहाँ जो चर्चा हुई उसको जा कर के अपने घर में बताया, अपने पड़ोसियों से उसकी चर्चा की? ऐसे हैं? मुझे लगता है नहीं। खैर, हो भी सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन एक मैं बात कर रहा हूँ। 5 लाख के कार्यक्रम में 200 लोग आते हैं जो पहले से जागरूक हैं और एक भी नया व्यक्ति नहीं जुड़ता है, तो ऐसे कार्यक्रम करना फिजूल खर्ची और मिशन को रोकना है। वहीं पर अगर हम 1 लाख रुपया लगा करके मात्र 4 लोगों को, 5 लोगों को एक 4 व्हीलर देते हैं, 1 लाख रुपया से एक 4 व्हीलर भाड़े पे कराते हैं, हम कहते हैं 2,000 रुपया दिन के हिसाब से लेगी, 5 लोग उसमें हैं, 10 दिन के लिए आप उसको 10 दिन वो घूमेंगे, डीजल पेट्रोल खाना लगा करके 1 लाख रुपया, 10 दिन में प्रतिदिन 5 गांव में वो कार्यक्रम करेंगे, तब भी वो 50 गांव के अंदर चौपाल लगा सकते हैं। आपको अंदाजा है 50 गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 50 गांव की जनसंख्या, किसी की 500, 400 तो कम कहीं होती ही नहीं है, किसी की 1,000 भी होगी, किसी की 2,000 भी होगी। हम राउंड फिगर ये मान लेते हैं कि केवल 10,000 लोग होंगे 50 गांव के अंदर। अगर हम 1 लाख रुपया खर्च करके 10,000 लोगों के बीच में वो बात पहुंचाते हैं, जो और वो भी 10,000 वो लोग हैं जिनमें से 9,990 लोग पूरी तरह अपने अधिकारों से अनजान हैं, तो अब आप मुझे ये बताइए कि वो कार्यक्रम ज़्यादा बढ़िया है या ये कार्यक्रम ज़्यादा बढ़िया है? जिससे उम्मीद ये भी है कि जब आप 10,000 लोगों में अपनी बात रखेंगे तो हो सकता है कि 10 लोगों को 10,000 में आपकी बात समझ में आए, वो आपके मिशन के साथ जुड़ जाएं और समाज का बीड़ा उठा लें, समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी उठा लें। तो 1 लाख खर्च करके अगर 10 लोग भी आपने तैयार कर दिए,
10,000 लोगों में बात पहुंचा दी, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मूवमेंट का तरीका कौन सा हुआ है? आप खुद इस पर विचार करिए। इसलिए मैं इन बंद हॉलों वाले कार्यक्रमों का विरोध करता हूँ। अभी कुछ साथी हमारे, कुछ मैं उनके तरीकों का भी विरोध करता हूँ, जैसे कुछ हमारे जागरूक साथी हैं जो कार्यक्रम कराते हैं बहुजन संसद के नाम से या ओबीसी संसद के नाम से, लेकिन उसमें वो वक्ता बुलाते हैं, मुख्य अतिथि बुलाते हैं, विशिष्ट अतिथि बुलाते हैं। माफ़ करिएगा, आपके कार्यक्रम से मैं बहुत खुश हूँ, क्यों आपका जो समाज के प्रति समर्पण है, जिस तरह आप संघर्ष कर रहे हैं, आपकी चिंताएं हैं समाज को जागरूक करने की, जिसके लिए आप इतना मेहनत करते हैं, खर्चे करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आप संसद का नाम लगा करके जो कार्यक्रम कराते हैं, उसके तरीके से हमें आपत्ति है। ये हमें एक मजाक का पात्र बनाती है। कैसे? जो संसद के कॉन्सेप्ट पर, यानी कि संसद का छायांकन जो कार्यक्रम आप करते हैं शैडो संसद का, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ये होता है, दुनिया के कई कंट्रियों के अंदर ये इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। संसद का कार्यक्रम हमारे देश में किसान भाई खूब करते हैं, किसान संसद के नाम से कार्यक्रम जो संसद के नाम से होते हैं, उनका पूरा जो तरीका होता है करने का, वो संसद की तरह ही होता है। जिस तरह ओरिजिनल संसद चलती है, उसी तरीके से शैडो संसद को संचालित किया जाता है। उसमें अलग अलग लोकसभाओं के सांसद मनोनीत किए जाते हैं। वो लोग अपने अपने मुद्दे, जिस मुद्दे पर संसद रखी गई है, उस पर अपने अपने विचार लिखित में लेके आते हैं। वहाँ पर सभापति को पहले से कॉपी एक एक देते हैं, पर उनको समय दिया जाता है। फिर वो बारी बारी 5 मिनट 10 मिनट जो उनको समय मिलता है, जैसे भी मेंबर होते हैं, उस हिसाब से वो अपनी बात को रखते हैं। फिर आम सहमति जो बनी होती है, जैसे कि शैडो संसद में सहमति बनी है कि जातिवार जनगणना पर सभी माननीय सदस्य जो हैं, लोकसभा सदस्य हैं, वो सब सहमत हैं। तो उसको एक डॉक्यूमेंटेड करके, उसको बाई रिकॉर्ड उसको जो है सरकार को भेजा जाता है। ये तो हम भी जानते हैं कि जब सरकार ओरिजिनल संसद में कोई काम नहीं करा रही है, तो शैडो संसद की जो आपकी रिपोर्ट है, जिसमें आप मनोनीत करते हैं आम लोगों को कुछ समय के लिए, उनके लोकसभा का सांसद, उनकी राय जानते हैं, उनकी साइन लेते हैं, उसको क्या मानेंगे? लेकिन यही तरीका है, उसको लाइव स्ट्रीमिंग किया जाता है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती, रिकॉर्डेड होती। वहाँ अतिथि, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, वक्ता, प्रवक्ता, ये सब नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों से हमारे मूवमेंट का, हमारे वंचित समाज, पिछड़ा समाज, ओबीसी आंदोलन का मजाक कर रहा है। इसलिए मेरी आपत्ति है। मैं चाहता हूँ कि आप सही तरीके से करें, ताकि हमारा मजाक ना बने। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अंत में जैसे अब मैं आता हूँ मंडल यात्रा को लेकर के जो चल रहे हैं, अनुभव बहुत कड़वा रहा है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हम 16 अगस्त 2021 से पहली यात्रा शुरू किए थे, तमाम साथी जानते भी होंगे। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, हालांकि पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था वीडियो बनाने, यूट्यूब पे डालने। कुछ साथियों के बार बार कहने पर, मोटिवेट करने पर मैं भी यूट्यूब पर वीडियो डालने लगा हूँ। हालांकि एक आध वीडियो ही डाल पाता हूँ, उतना समय भी नहीं मिलता, हर जगह रिकॉर्ड भी करना मतलब संभव नहीं होता है। और कुछ वीडियो जो पुराने थे तो मैंने डाला भी हूँ कार्यक्रमों के, आप उनको देख सकते हैं पीछे जा कर के। तो हमने अच्छे कार्यक्रम भी किए, और हम लोग अपनी क्षमताओं से ही लगातार करते आए हैं। अभी कुछ साथी इसमें आर्थिक सहयोग भी करना शुरू किए हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हालांकि निश्चित तौर पर सहयोग उतना नहीं होता है, क्योंकि सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, जो साथी जागरूक हैं, जिम्मेदार हैं, वो कर रहे हैं। जहाँ लाखों का खर्च होता है महीने पर, वहाँ 10-15 हज़ार रुपये का सहयोग बहुत मायने तो नहीं रखता, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे लिए क्यों मायने रखता है? उसका एक कारण है। कारण ये है कि जो भी साथी सहयोग कर रहे हैं, उनमें से 90% साथी ऐसे हैं जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई, ना सहयोग करने से पहले, ना सहयोग करने के बाद।
क्योंकि समय ही नहीं मिला मुझे मेरी तरफ से बात करने का, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और उन साथियों ने कभी फ़ोन कॉल मुझे किया नहीं। तो ये दर्शाता है कि हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही है, और आप लोग हम पर भरोसा करते हैं कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें लड़ने की ताकत मिलती है, हम लगातार प्रेरित होते हैं। पर साथियों, जिस तरीके से हमने इसकी शुरुआत की थी, जिस उम्मीद से, वो उम्मीद जरूर टूटी है। हमारी आशा थी कि समाज साथ खड़ा होगा तो ये यात्रा जन आंदोलन में परिवर्तित होगी, जिसके बगैर ओबीसी समाज को उसका अधिकार नहीं मिलने वाला है, SC ST पसमानदा समाज को उसका अधिकार नहीं मिलने वाला है। अगर इसको जन आंदोलन बनाना है तो हमें अधिक जन और धन बल के सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता है। आपके जो भी साथी सहयोग कर रहे हैं उनके सहयोग से हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन आप सोचिए, जहाँ अभी जब सहयोग नहीं मिल रहा है इसलिए हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी करने का प्रयास कर रहे हैं। करने के प्रयास में भी लाखों रुपए का महीने का खर्च है। हम उन लोगों में से हैं जो बिना कुछ किए हार मान कर बैठने वाले नहीं हैं। भले ही हम असफल क्यों ना हो जाएं, पर हमें गर्व रहेगा कि हम लड़े थे पर जीत नहीं पाए। क्यों नहीं जीत पाए? कारण आप जानते हैं, मैं ना बोलूं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग उसको गलत दिशा में ले जाएंगे, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं। तो मुझे सुकून रहेगा इस बात का कि मैं लड़ा था, मेरे साथी लड़े थे, हमारी टीम लड़ी थी, इस बात का हमें सुकून रहेगा। और हालांकि अब यात्रा हमने सोच इसीलिए की है, हरियाणा के कार्यक्रम को विस्तृत किया है। अब मई में 15 मई के बाद, अभी डिसाइड नहीं है, 15 मई के बाद ये डिसाइड है कि हम 20 मई 22 मई जब भी है उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम शुरू करेंगे। और साथियों, अगर अभी समय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यात्रा फरवरी 2024 तक चलनी है, 17 फरवरी 2024 तक। हमारा मकसद है जन आंदोलन खड़ा करना और संपूर्ण मंडल कमीशन लागू कराना, जातिवार जनगणना कराना और जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी को सुनिश्चित कराना, पिछड़ा OBC SC ST पसमानदा समाज की। लेकिन ये संभव कब होगा? जब जन आंदोलन खड़ा होगा। जन आंदोलन खड़ा कब होगा? जब आपका सपोर्ट मिलेगा। अब हालांकि इसको आंदोलन के रूप में प्रभावी बनाने के लिए हमें संसाधनों की ज़रूरत है, फंड की भी ज़रूरत है, गाड़ियों की भी ज़रूरत है। मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं एक गाड़ी परचेज कर सकूं, 2 गाड़ी परचेज कर सकूं, 5-10 गाड़ियों की कम से कम 50 लोग, जैसे तमाम साथियों ने कहा कि यात्रा में 50 लोग होने चाहिए, 100 लोग होने चाहिए, तब अच्छा लगेगा। साथियों, मैं भी चाहता हूँ कि 1000 लोग, 2000 लोग, लेकिन आप सोचिए, जब हम एक गाड़ी 5-10 साथियों के साथ चलते हैं तब प्रति महीने का खर्च 1 लाख रुपए पड़ता है जाकर के। कभी कम हो जाता है, कभी 1 लाख से ऊपर निकल जाता है, राउंड फिगर 1 लाख रहता है। और सहयोग 10 से 15 हज़ार से अधिक नहीं मिल पाता है। कुछ साथी कंटिन्यू 1-2 महीने करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। कुछ साथी एक बार ही करते हैं। तो उस तरीके से, और मैं जो मंडल संकल्प यात्रा ग्रुप है उसमें डालता भी रहा हूँ। आप देख ही सकते हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं कि महीने भर में कितना सहयोग आता है। जो भी आता है मैं वहाँ शेयर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब ऐसा तो संभव है नहीं कि, हालांकि ऐसा नहीं कि हमारा समाज गरीब है, ऐसा भी नहीं कि हमारे समाज के पास साधन संसाधन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे समाज का कोई मसीहा, भामाशाह, चिंतक कोई निकल के आए और कहे कि विद्रोही जी ये लीजिए, एक 4 व्हीलर यात्रा के लिए हम दे रहे हैं, या इतना फंड सहयोग हम कर रहे हैं, या ये खर्चा इतना हम उठा रहे हैं। ये संभव नहीं है। ये अगर होता है तो, हालांकि मेरा चमत्कार में बिलीव नहीं है, लेकिन अगर ये होता है तो मैं उसको एक चमत्कार ही मानूंगा। ये संभव नहीं है। और साथियों, प्रयास लगातार जारी रहेगा और कोशिश रहेगी कि हम फरवरी 2024 आते आते इसको जन आंदोलन में परिवर्तित करते हैं। बगैर आंदोलन के कुछ भी संभव नहीं है।
हमें आपके साथ की, आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर मैं ये खुलकर आपसे बोल रहा हूँ कि हमें संसाधनों की ज़रूरत है, गाड़ियों की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है इसे आंदोलन में बदलने के लिए। अगर 50 लोग साथ लेके चलने हैं तो कम से कम 10 गाड़ियाँ चाहिए होंगी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक गाड़ी का प्रतिदिन का खर्चा 4 से 5,000, 3,000 तो नॉर्मल है, पड़ेगा जा कर के। और अगर गाड़ियाँ बगैर भाड़े की हैं तब भी प्रतिदिन 1,000 से 1,500 2,000 रुपये खर्च पड़ेगा एक गाड़ी का। उसके बाद जो साथियों की संख्या बढ़ेगी, उनके रहने खाने का खर्चा अगर समाज की तरफ से जगह जगह व्यवस्था हो जाती है तो अलग बात है, और व्यवस्था होने के बाद भी खर्चे हो ही जाते हैं। और नहीं व्यवस्था अगर हो पाई तो फिर आप 50 लोगों के खाने खर्चे का, रहने का, पानी का, गर्मी का मौसम आ गया है, आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। मैं क्या बताऊं कितना खर्च हो सकता है। मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि आंदोलन खड़ा हो। मैं हार नहीं मानूंगा, लगातार प्रयास जारी रखूंगा। और मेरा विजन अब 2024 आ गया है, हालांकि मुझे जनवरी से ही शुरुआत जिसकी करनी थी अभी भी नहीं कर पाए हैं। ओबीसी संसद और वंचित कमेरा महापंचायतों की, वंचित कमेरा संसद की जो मुझे ज़िले ज़िले में लगाने थे, मेरा प्रयास है कि इसकी शुरुआत हो सके। चूँकि यात्रा के लिए ही फंड की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो संसद और पंचायत ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, पर मैं प्रयास करूँगा। आप सभी का अगर साथ मिला, सपोर्ट मिला, सहयोग मिला तो निश्चित ये संभव है। हमारे समाज में अधिकारियों की इतनी कमी नहीं है, पर सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि वो अपनी पीढ़ियों के, अपने समाज के भविष्य के लिए शायद चिंतित नहीं है। कर्मचारियों की संख्या कम नहीं है, पर अफसोस इस बात का कि वो शायद चिंतित नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ तमाम जो कर्मचारी भाई हैं उनसे हमारी बात हुई तो कहते हैं कि विद्रोही जी इतनी महंगाई है, थोड़ी सी सैलरी मिलती है, उसमें घर का ही खर्च चलाना मुश्किल है, हम कार्यक्रम के लिए सहयोग कहाँ से करें। बताइए अब मैं क्या कहूँ। अधिकारी कहते हैं सरकार की नज़र रहती है, मैं कैसे आपको सपोर्ट करूँ, क्या कहूँ। व्यापारी कहते हैं कि मुझे पार्टी फंड देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, तमाम लोगों को देना पड़ता है। अब बिजनेस इतना मंदा हो गया है, पैसा है नहीं, बिजनेस चल नहीं रहा, कैसे सपोर्ट करें। करना तो हम चाहते हैं। आप बताइए, नेताओं का रवैया आप जानते ही हैं, उनके पास जाएंगे तो कहेंगे हमारी पार्टी ज्वाइन कर दीजिए, फिर हम कुछ करते हैं। समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाहता हूँ। तो आप सब जिम्मेदार साथियों को ही साथ देना पड़ेगा। आप सबको ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और अगर आंदोलन खड़ा करना है तो आप सबको ही आगे आना पड़ेगा। हम इस उम्मीद में नहीं बैठ सकते कि कोई भामाशाह आएगा, कोई दानदाता आएगा, दानवीर आएगा और मूवमेंट को सपोर्ट कर देगा। कोई पार्टी आएगी जो हमारी नज़र में पिछड़ों की मसीहा है, वंचितों की मसीहा है, कोई ऐसी पार्टी आएगी, कोई ऐसा नेता आएगा, वो कहेगा कि हम पूरे आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। अरे नहीं भाई, आप सोचिए, ये यात्रा, मंडल यात्रा अभी पीछे की छोड़ दीजिए, तीसरी जो यात्रा शुरू हुई है ये 25 अगस्त से चल रही है, 6 महीने हो गए हैं। आपने देखा है किसी बुद्धिजीवी को इस पर 2 शब्द लिखते हुए? सोशल मीडिया पर ही सवाल करेंगे तो नाराज हो जाते हैं, उल्टा ब्लॉक कर देते हैं, अनफॉलो कर देते हैं। हम तो ऐसे लोग हैं फिर भी मुसीबत में साथ खड़े होते हैं, फिर भी हमें लगता है, यही तो कमजोरी है हमारी यही कमजोरी है, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं इसका सपोर्ट करूं या ना करूं, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होगी ये बगैर मांगे सपोर्ट करेगा। बस ये कमजोरी है मेरी।
क्योंकि मैं ये नहीं देखता हूँ कि किस व्यक्ति ने मेरा विरोध किया, किसने मेरा सपोर्ट किया। अगर किसी को मुझे महसूस होता है कि मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी के साथ गलत हो रहा है या कोई मुद्दों पर लड़ रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है, तो मैं अपनी क्षमता अनुसार उसका सपोर्ट करता हूँ, उसका साथ देता हूँ। ये मेरी कमज़ोरी है और इसी का फ़ायदा लोग उठाते हैं। खैर, समाज हित में मुझे लगता है कि ये कमज़ोरी ठीक है, हर किसी के अंदर होनी चाहिए, पर होती नहीं है। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी बातें फिर कभी होंगी। शुक्रिया साथियों। जय मंडल, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, 5000 तक पहुंचा दें सब्सक्राइबर्स। धन्यवाद। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचारिक समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।